विषय सामयिक है और संपूर्ण दुनिया के साहित्य के इतिहास को अगर देखा जाए या संपूर्ण वांग्मय को देखा जाए तो महामारी को लेकर के सामाजिक स्थिति का आकलन या इस बात की संभावना भी करना कि कोई महामारी किसी प्रकार से समाज में कोई दूरगामी स्थायी प्रभाव डाल सकती है या यह पूर्ण वांग्मय को देखा जाए सामान्य रूप से हम मानते नहीं। महामारी को ऐसे विषय पर जिसमें बहुत स्पेकुलेशन के लिए जगह है, उस स्पेकुलेशन वाली संगोष्ठी में मुझे आपने आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति अग्रज संजीव शर्मा जी को। सवाल ऐसे ही उठाते रहते हैं, उनका स्वभाव है, इसलिए साहित्य के क्षेत्र में तो गहरी दखल रखते हैं। मेरी तरह से वो साहित्य की परिधि के बाहर के व्यक्ति नहीं हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं प्रोफेसर राजेंद्र जी के प्रति, अनुज श्यामनंदन के प्रति, कि मन में मेरे जो कुछ है वो कहने के लिए एक अवसर है। मन में इसलिए है कि जब कोरोना का संकट आया था फरवरी के माह से ही मैं कोशिश कर रहा था दुनिया में इसको लेकर के जो हलचल है उस हलचल को समझा जाए। तो यह मन में भी जिज्ञासा जुटी कि एक बार एक पैंडेमिक आया है, तब तक तो इसे महामारी के रूप में स्वीकार भी नहीं किया गया था, सीमित क्षेत्र में ही रहेगा, इस प्रकार की अवधारणा बनी थी। इसलिए इसके व्यापक परिणाम कोई आने वाले हैं इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। किंतु फरवरी से लेकर के और अभी तक दुनिया में जो व्यापक तालाबंदी हुई है, इस तालाबंदी के कारण से मानव जाति के इतिहास में यह शायद पहली बार हुआ होगा कि दुनिया नब्बे दिन 100 दिन होल्ड पर छोड़ दी गई। सभी प्रकार के काम बंद हो गए, गतिविधियां बंद हो गई। यद्यपि मानव जाति के इतिहास में 90-100 दिनों का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जिस गति से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के 21वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक दुनिया ने विकास किया था, अब वो विकास मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास उसको बताने के लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है, और सबने विकास कहा है इसलिए उसको मैं भी विकास कहता हूं। तो जिस ढंग से विकास किया था, जिस दिशा में विकास किया था, उसमें गति का बहुत महत्व था। ऐसी गतिशील दुनिया, इस गतिशील दुनिया में शून्य गति पर इसको अचानक ले आ देना, ऐसा ब्रेक लगा देना कि गति शून्य हो जाए, ये एक अद्भुत और अकल्पनीय घटना थी। यद्यपि इससे बड़ी महामारियां दुनिया ने देखी हैं। पहली शताब्दी की जो जस्टिनियन प्लेग है, चौथी शताब्दी का जस्टिनियन प्लेग और रोमन प्लेग पहली शताब्दी का, ये यूरोप की आबादी का आधा से अधिक हिस्सा खत्म कर देने वाला, और यूरोप को हर 100-150 वर्ष बाद इस प्रकार की एक बड़ी महामारी का अनुभव था। लेकिन यूरोप के पूरे साहित्य की तरफ ध्यान दें, प्लेटो से प्रारंभ होने वाले साहित्य का ध्यान दें, सोक्रेटिस की चर्चा से ध्यान दें, और 1855 तक जब यूरोप ने पहली बार भारत को भी महामारी से साबका कराया। यूरोप के साहित्य में महामारी से के आधार पर समाज के दुख दर्द को मूल्यांकित करने की का कोई उदाहरण नहीं प्राप्त होता है।
भारतीयों के लिए तो महामारी एक अजीब किस्म का अनुभव रहा है। फिर भी जो 5-7 बड़ी महामारियां भारत में झेली 1855 के बाद, उन सबको देखने की कोशिश कर रहा था और किस प्रकार से साहित्य में उभर करके आए हैं, किस प्रकार से वो बाद के लेखन में प्रतिध्वनित होते हैं, यह भी नहीं दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि 1857 और उसके बाद भारत के सामने जो लक्ष्य था, वो भारत की आजादी का लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य था और सभी बुद्धिमान लोग इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही लेखन कर रहे थे, विचार कर रहे थे, साहित्य सृजन कर रहे थे। शायद ये कारण रहा हो कि भारतीय साहित्य में भी ये नहीं दिखाई देता है। फिर वो कौन सा कारण है कि यह वर्तमान जो महामारी है कोविड-19, ये साहित्य पर, समाज पर असर डालेगी। समाज पर यह असर तात्कालिक होगा कि दीर्घकालिक होगा, और तात्कालिक होगा तो ये साहित्य में कुछ कविताओं के माध्यम से मात्र उत्पन्न होगी, दीर्घकालिक होगा तो इस पर बड़े बड़े उपन्यास और नाटक लिखे जाएंगे, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण होगा, इसके आधार पर समाज में एक महामारी विमर्श पैदा होगा। इस प्रकार की तमाम संभावनाओं की मात्र मैं कल्पना कर, लेकिन इस महामारी की विशिष्टता को समझे बिना वास्तव में समाज कैसा होने वाला है, साहित्य की दिशा क्या होगी, साहित्य और समाज को ये किस सीमा तक प्रभावित करेगा, इसको समझा जाना थोड़ा सा कठिन है। अभी तक की महामारियों के बारे में क्या था कि ये अशिक्षित लोगों में फैलता है, गंदगी जहां होती है वहां फैलता है। महामारियों का सारा इतिहास देखा जाए तो कुछ अपवादों को छोड़ करके हमेशा समाज का जो अभिजात्य वर्ग है, समाज का जो प्रभु वर्ग है, वह महामारियों के प्रभाव से अछूता रहता है, बल्कि महामारियां उनके लिए व्यापार और उनकी सत्ता की वृद्धि के साधन के रूप में उभर करके सामने आए हैं। इसके विपरीत ये पहली बार एक ऐसी महामारी आई है जो हवाई जहाज से फैल रही है। एक दुनिया के एक देश से दुनिया के दूसरे देश में इसने एरोप्लेन से यात्रा की। समाज जीवन का जो सबसे प्रभु वर्ग था, उसको सबसे पहले अपना निवाला बनाया, और दुनिया में जहां जहां भी गई वहां का अगर मूल्यांकन करेंगे तो दिखाई देगा कि जो प्रथम बार में इस महामारी की चपेट में आने वाला समाज का वर्ग है, हिस्सा है, वह समाज का अत्यंत प्रभावशाली, समाज का अत्यंत श्रेष्ठ तबका है। और शासनाध्यक्ष और राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी इसके प्रभाव में आने वाले प्रथम क्रमांक के व्यक्तियों में सामने आए। इसलिए शायद लगता है कि यह ऊपर से आया हुआ है, यह उस वर्ग से आया हुआ है जो राज्य सत्ता पर और समाज पर एक व्यापक प्रभाव रखता है, तो शायद साहित्य पर और समाज पर इसका व्यापक प्रभाव होगा। एक भी कारण हो सकता है, लेकिन वस्तुतः यह, इस समस्या को समझना हो तो इस रूप में मात्र समझ सकते हैं कि यह एक ऐसे समाज का निर्माण करने वाला है जो अन्य महामारियों के बाद निर्मित नहीं हुआ। क्यों होगा ये, इसकी अगर चर्चा नहीं करेंगे तो बात समझ में नहीं। अभी तक जो महामारियां आ रही थी उसने सभ्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े किए। अभी तक जो महामारियां आ रही थी उनके बारे में यह भी बहस नहीं खड़ी हुई थी कि ये महामारियां मनुष्य निर्मित हैं या प्रकृति के विक्षोभ का परिणाम है। दुनिया भर में एक बड़ी लंबी बहस चल रही है कि यह एक विशेष प्रकार की विचारधारा की स्वाभाविक उत्पत्ति है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही दुनिया भर में जिस प्रकार से जैविक उपकरण, जैविक अस्त्र बनाने की कोशिश हुई और जैविक अस्त्रों के द्वारा दुनिया को खात्मा किया जाए या युद्ध को जीता जाए, इस प्रकार की अवधारणा राज्यों में विकसित हुई थी।
और जिसके विरुद्ध बहुशः यत्न हुए थे, लेकिन उसके बाद भी यत्न बंद नहीं हुआ था, उस दिशा में कोई प्रयास चल रहा था, उस प्रयास का परिणाम था। यह भी हो सकता है कि वुहान की उस वायरोलॉजी की लैब में वायरसेस से लड़ने के संबंध में कोई शोध चल रहा हो और किसी दुर्घटना वजह वायरस बाहर आ गया हो। यह भी हो सकता है कि किसी प्राकृतिक प्रतिक्रिया के कारण से आया हो। चाहे जो भी कारण हो, यह तो स्पष्ट है कि यह वायरस संपूर्णतः प्रकृति की स्वाभाविक उत्पत्ति नहीं है। ये जितने प्रकार की अवधारणाएं विकसित करी जा रही थी, चमगादड़ से आया है, चमगादड़ के डीएनए में मिला है, ये सभी प्रकार की अवधारणाएं बाद के शोध के साथ ये तो साफ हो गई। इसलिए यह नए प्रकार की महामारी है जिसके का मूल कहीं ना कहीं हमारी 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी की सभ्यता दृष्टि में दिखाई देगा। यह सभ्यता का स्वरूप 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। एक नए ढंग से दुनिया को देखने के लिए तकनीक पर आधारित दुनिया, टेक्नोलॉजी के विकास पर आधारित दुनिया, टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ मनुष्यों को ताकतवर बनाना और कुछ मनुष्यों को टेक्नोलॉजी के आधार पर पराधीन करना, इस प्रकार की सभ्यता की अवधारणा जो विकसित हुई, उस अवधारणा को समझा जाए। और 1855 के बाद इस सभ्यता ने भारत के अंदर भी जो प्रभाव उत्पन्न किए थे, उन प्रभावों का मूल्यांकन तो हुआ है। पहली बार गांधी है जो ठीक ठीक मूल्यांकन करते हैं। पहली बार गांधी हैं जो ये कहते हैं कि यह जो सभ्यता है, यह सभ्यता एक ऐसी हवा है जो मनुष्य को आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत करती है। ये पूरी की पूरी सभ्यता दानवी सभ्यता है। लेकिन गांधी की उस उद्घोषणा के बाद भी जो समकालीन साहित्य है, उस समकालीन साहित्य पर कोई बड़ा असर भारत की आजादी के आंदोलन को बल देने की, और जो छायावाद के आंदोलन में और परवर्ती आंदोलनों में साहित्य के दिखाई देता है, भारतीय स्वातंत्र को तेज करने की दृष्टि से, उसको सैद्धांतिक आधार देने की दृष्टि से जो दिखाई देता है, उसके अतिरिक्त दिखाई नहीं देता। फिर कौन सा कारण है कि इस महामारी को साहित्य और समाज के संदर्भों में देखा जाना चाहिए? लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि प्रभावित तो करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये प्रभावित ना करे। इसलिए प्रभावित करेगा कि पहली बार सभ्यता का प्रश्न खड़ा हुआ है। पहली बार पिछले 25, 30, 40 वर्षों से मनुष्य ने यह मान लिया था, वो प्रकृति के रहस्यों को जान गया है और उन रहस्यों के संयोजन और वियोजन के आधार पर प्रकृति का स्वतंत्र संचालन करने की उसकी क्षमता प्राप्त हो गई है, और इस नाते वो मनुष्य के लिए असीमित सुखों का सृजन कर सकेगा। और इसने एक दृष्टि परिवर्तित की। वह दृष्टि यह थी कि सांस्कृतिक मूल्य और सांस्कृतिक जीवन मनुष्य में सृजन के सांस्कृतिक मूल्य मनुष्य में सुख को उत्पन्न करने के लिए, सुखबोध को उत्पन्न करने के लिए जो साधकतम कारण के रूप में थे, और साहित्य जिनका केंद्र बनता था, उसकी अपेक्षा सभ्यता से उत्पन्न होने वाले उपकरण, यह मनुष्य के लिए जीवन में, मनुष्य समाज में, समस्त मानवीय व्यवस्था में सुख के कारक के रूप में हो सकते हैं। पहली बार यह समझ में आया है कि यह प्रगति अंततः सुख दुखता को उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति है, और वस्तुतः यह प्रगति है भी कि नहीं, यह भी पहली बार प्रश्नों के दायरे में आया है। पहली बार दुनिया में विज्ञान, विशेष करके जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान बेसहारा और बेचारगी की स्थिति में आया।
इसके पूर्व की महामारियों का चाहे जितना विचार कर लें, हैजा जैसी संक्रामक बीमारी के संबंध में भी उसकी चिकित्सा में लगे हुए लोगों का उस बीमारी के साथ प्रभावित होना और चिकित्सकों का उसके द्वारा इस सीमा तक प्रभावित हो जाना कि उनकी भी मृत्यु हो जाए, इसके उदाहरण नहीं प्राप्त होते। ये पहली बार हुआ है कि एक महामारी जो स्वास्थ्य सेवाओं में लगे लोग हैं उनके एक बड़े हिस्से को भी प्रभावित कर रही है। इसने कुछ प्रश्न खड़े किए हैं। एक तो यह प्रश्न है, दूसरी तरफ विकास के प्रश्न बड़े प्रश्न है। हमने भारत की आजादी के बाद भारत की आजादी का सपना कोई बड़े उद्योग कारखानों की स्थापना के साथ भारत को सामरिक ताकत बनाना है, भारत को लश्करी ताकत बनाना है, भारत को उत्पादकता का ऐसा देश बनाना है जो पूरी दुनिया में तिजारत करने के लिए जाएगा और पूरी दुनिया में व्यापार के द्वारा लाभ कमाएगा। इस प्रकार के भारत के रूप में भारत की आजादी की कल्पना नहीं की गई। आजादी के संसाधनों का के संसाधन क्या होंगे, उपकरण क्या होंगे, इस पर भेद हो सकता है। वो गांधी का, अरविंद का भेद, वो क्रांतिकारी आंदोलन और सविनय अवज्ञा के आंदोलन में उपकरणों का भेद, मूल्य दृष्टि का भेद, ये चाहे जितना रहा हो, लेकिन आजाद भारत का जो लक्ष्य होगा, आजाद भारत का जो समाज होगा, इस पर इसमें से किसी को भी किसी किस्म की दुविधा की स्थिति नहीं थी। लेकिन आजादी के बाद भारत के समाज को सर्वाधिक किसी एक घटना ने पिछले 100 वर्ष में जो प्रभावित किया था, उसमें सबसे बड़ा प्रभाव एक दिन के अंदर हुआ था, वो भारत की आजादी। वो सहस्त्रों सैकड़ों वर्षों के सपनों का परिणाम तो थी, लेकिन जब प्राप्त हुई तो दुनिया बदल गई थी भारत के लिए और भारत के लोगों। उस बदली हुई दुनिया में भारत के अंदर नए किस्म से सपने देखने शुरू किए थे लोगों ने, नए किस्म से समाज सोचना शुरू किया था। और उस सपने में जो आजादी के आंदोलन में आजादी का सपना देख करके लोग जिस लक्ष्य को सामने रख करके कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ओझल होगा। और हमने भी उसी सभ्यता को स्वीकार कर लिया था जिस सभ्यता को गांधी पूरी तरह से खारिज करते हैं। उसी सभ्यता को स्वीकार कर लिया था, उसी प्रकार की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था जिसको अंबेडकर भी खारिज करते हैं। 1956 में काठमांडू में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अंबेडकर ने बड़े साफ शब्दों में कहा था, ये जो हवा पश्चिम से आ रही है, यह स्वीकार नहीं की जा सकती है। यह लिबरलिज्म की हो या कम्युनिज्म की। कम्युनिज्म बड़ा आंदोलन था और लग रहा था पूरी दुनिया एक प्रकार से कम्युनिस्ट हो जाएगी और समता के मूल्यों का संपूर्ण धरती पर आधान कम्युनिज्म को स्वीकार करके हो जाएगा। उस समय जो बात कही थी वो संपूर्ण सभ्यता पर, वो लिबरलिज्म और कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, मैटेरियलिज्म और आइडियलिज्म, इन जिन संदर्भों में समझा जाए, ये वस्तुतः दो अलग अलग अवधारणाएं नहीं थी, एक ही सिक्के के दो पहलू थे। जिसमें एक पर विचार करते हैं तो सिर्फ एक ही पहलू दिखाई दे रहा है, तो उस समय कहते हैं ये जोर जबरदस्ती पर आधारित व्यवस्था है। जोर जबरदस्ती पर आधारित व्यवस्था टिकाऊ नहीं हो सकती है। व्यवस्था तो वही टिकाऊ होगी जो नैतिकता पर आधारित होगी। जो नैतिकता पर आधारित नहीं है, जिसमें मनुष्य को स्वतंत्रता नहीं है, वह व्यवस्था स्थायी नहीं हो सकती है। लेकिन हमने जो व्यवस्था स्वीकार की वो दोनों के को मिलाया, दो दुनिया फांकों में बटी हुई दुनिया को मिला करके हमने विश्व नेतृत्व करने का सपना देखा था, तो हम भी उसी रास्ते पर चल पड़े। उस रास्ते का अंत कहां होता है? अपने तेल की कीमतों और अपने तेल के संसाधनों को बताने के लिए दुनिया में कोई राष्ट्र समाप्त करना पड़ता है तो समाप्त किया जाता है। कुवैत और इराक के युद्ध की याद करिए। यह राष्ट्रों के स्तर पर हुआ, मनुष्य के स्तर पर इस महामारी ने कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। मैं भारत की समस्या और कामगारों के सामने आई हुई समस्या पर भी चर्चा करूंगा और किस प्रकार से ये साहित्य में
आएगा और समाज को प्रभावित करेगा, लेकिन यह नई सभ्यता का आधार बनने वाला है। इसको समझे बिना साहित्य और समाज के कोरोना उत्तर जो समाज होने वाला है, कोरोना उत्तर जो साहित्य आने वाला है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो एक घटना जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, यहां भी चर्चा करूंगा, किस प्रकार की दृष्टि समाज में विकसित हुई है, वैश्विक स्तर पर विकसित हुई है। अमेरिका में, चीन में जब वुहान में यह वायरस फैला था, हजारों हजार लोग बीमार पड़े थे, दुनिया के तमाम देशों ने उनकी सहायता की थी। तत्काल चीन की भी तैयारी नहीं थी, इस नाते उसको भी सहायता की जरूरत थी और दुनिया के तमाम देशों ने की। वायरस वहां से निकल करके दुनिया के तमाम देशों में गया। सबसे पहले यूरोप के देशों को प्रभावित किया उसने, और यूरोप के देशों को जब प्रभावित किया तो जो सहायता करने वाले देश थे, वो देश उसमें से महत्वपूर्ण देश भर करके आए जिसको इस वायरस ने प्रभावित किया था। तो चीन ने भी उनको सहायता का ऑफर किया और भेजे, प्रोटेक्टिव किट भेजे, मास्क भेजे, दवाएं भेजी और साथ में बिल भी भेजा। और बिल में उन सामानों के भी बिल थे जो यूरोप से चीन को सहयोग के रूप में मुफ्त गए थे। तो ये एक लालच पर आधारित, आर्थिक और दुनियावी विकास की लालच पर आधारित सभ्यता दृष्टि है। तो दूसरी तरफ एक अहंकार को, मनुष्य के ताकतवर होने की, और मनुष्य के ताकतवर होने के नाते मनुष्य निर्मित जो राज्य व्यवस्था है उसके ताकतवर होने की, और तकनीक के आधार पर जो सुपरमैन कॉन्सेप्ट मनुष्य में आया हुआ है, उस बोध के साथ प्रैग्मेटिज्म के विकास के आधार पर बनी हुई एक अहंकार की सभ्यता भी है। और इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है कि दुनिया इस वायरस से नष्ट होती है, नष्ट हो जाए, आर्थिक गतिविधियां नहीं बननी चाहिए। ये राजसत्ताओं का भी विचार है और यह समाज का भी विचार है। न्यू जर्सी में मूवमेंट खड़ा हो जाता है, लॉकडाउन खत्म करो, हमें काम करने का अवसर दो, नहीं तो हम भूखों मर जाएंगे। भारत के अंदर भी ऐसी स्थिति आई जब लॉकडाउन हुआ, तो एक आध सप्ताह बाद लाखों लाख की संख्या में मजदूर पैदल चल दिए अपने घरों की ओर। लेकिन वो जो अंतर है, मूल्य का जो अंतर है, व्यक्ति के जीवन के मूल्य का जो अंतर है, उस अंतर को समझना पड़ेगा। ये लाखों लाख लोग उन्हीं शहरों में खड़े होकर के इस बात का मूवमेंट नहीं कर रहे थे, वो कर सकते थे कि लॉकडाउन खत्म करो, आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करो, और हमको हमारा जीवन जीने का जो अधिकार है और जीवन जीने के लिए जो संसाधन है वो संसाधन उपलब्ध कराओ। वो लौट पड़े अपने गांव की ओर, अपने मुल्क की ओर। और समाज उनके साथ खड़ा भी हुआ, सत्ता भी उनके साथ खड़ी हुई। अब विपत्ति है, कठिनाई है तो होगा ही। उन्होंने तय किया कि हमें यहां रह करके न भूख से मरना है, न बीमारी से मरना है, इसलिए हम लौटेंगे अपने मूल पर, जहां तमाम कारणों से जिसको उन्होंने छोड़ा था। उसमें सबसे बड़ा कारण था रोजगार के अवसर नहीं थे, जीवन चलाने का संसाधन नहीं था, जिसके कारण से वो गांव छोड़ करके बड़े शहरों की ओर गए थे। उसमें और भी कारण थे, सामाजिक कारण थे, बराबरी मिलनी चाहिए, और पहचान हमारी अगर जातीय पहचान खत्म हो जाती है तो बराबरी के अवसर मिलेंगे, ये सारे कारण तो थे। लेकिन महत्वपूर्ण कारण और प्रारंभिक कारण यह था कि रोजगार के अवसर नहीं, और रोजगार तो जरूरी है, इसलिए वो गए थे। लेकिन जहां वो लौट रहे थे वहां रोजगार की कोई संभावना नहीं, तथापि वो विश्वास के साथ लौट रहे थे कि वो गांव जिसको रोजगार के कारण से हमने छोड़ा था, वो गांव उनका स्वागत करेगा, उन्हें जगह देगा। उन्हें विश्वास नहीं था इस सभ्यता पर एक हफ्ते के अंदर ही
कि यह जो सभ्यता है, यह जो नागर सभ्यता है, यह जो औद्योगिक सभ्यता है, यह जो उत्पादकता पर और उत्पादकता संबंधों के आधार पर बदलने वाली और बनने वाली चेतना की सभ्यता है, ये सभ्यता उनको उनके बेकारी, लॉकडाउन से उत्पन्न हुई बेकारी की स्थिति में आश्रय दे सकती है। सरकारों ने भी प्रयास किए। अब 17-18 करोड़ लोगों को कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेंट कराना आसान काम नहीं होता है। आलोचनाएं आसान है की जा सकती हैं कि सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी। सरकार को तो वैक्सीन भी पहले ही बना करके रखना चाहिए था, जिससे सबका वैक्सीनेशन हो जाता। लेकिन संवेदना की इस धरातल पर असली सवाल जो खड़ा होना था, वह नहीं खड़ा हो रहा है। ये परिणति किसकी है? समाज के अंतिम आदमी को समझ में आ गया है परिणति किसकी है। लेकिन समाज में जो सर्वाधिक संवेदनशील वर्ग समझा जा रहा है, सर्वाधिक बौद्धिक वर्ग समझा जा रहा है, और जिसको समाज को सेप देने की अवधारणा है, वह यह महामारी आई तो यह किन कारणों से आई, और ये कारण बने रहेंगे तो क्या महामारी फिर नहीं आएगी क्या? ये नए रूप में नहीं आएगी क्या? इस पर संपूर्णतः भारत का बुद्धिजीवी वर्ग मौन है। ये समाज तो बदलने वाला है। गांव ने स्वागत किया, बताई गई सारी परिस्थितियों का पालन करते हुए। कई जगहों पर यह जरूर आया है कि उनको गांव में घुसने नहीं दिया गया, बाहर स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बना करके रखा गया, लेकिन बिना किसी शासकीय सहयोग के गांव उनके भोजन पानी की व्यवस्था के लिए भी खड़ा। गांव के लोगों ने खाना न दिया हो ऐसा तो नहीं दिखाई देता। अर्थात यह महामारी स्वाभाविक तौर पर एक बार फिर जिसको हम भूल गए हैं, जिसमें हमें सिर्फ विद्रूपताएं दिखाई दे रही हैं, जिसमें हमें सिर्फ वर्ग संघर्ष और जातीय संघर्ष दिखाई दे रहा है, उस गांव पर केंद्रित करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रभावित करता है। अब ऐसे में समाज तो नया बनने वाला है। समाज तो इस नारे के साथ चल रहा है कि आधी रोटी खाएंगे, गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। यह देश के औद्योगिक विकास के सामने एक बड़ा प्रश्न है कि अब उसको सस्ता लेबर कहां से मिलेगा, उसको 12 घंटे 14 घंटे काम करने वाला, हाड़ तोड़ करके काम करने वाला लेबर कहां से मिलेगा। यह औद्योगिक भारत की समस्या है। लेकिन जो भारतीय समाज है, उस भारतीय समाज ने तो यह समझ लिया है कि मूल के साथ जुड़े रह करके नए यत्न करने। इस बात को 1909 में जब गांधी कह रहे थे कि स्वराज जो भारत का होगा, जो हिंद स्वराज होगा, वह हिंद स्वराज स्वावलंबी गांवों का स्वराज होगा। वह मनुष्य के द्वारा मशीनों का उपयोग किया जाएगा, इस प्रकार का स्वराज होगा। मनुष्य पर मशीनों का शासन होगा, इस प्रकार का स्वराज नहीं होगा। सबको शिक्षा मिलेगी, सबको काम मिलेगा, सबको भोजन मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा, और ये सबको मिलता हुआ एक समता के भाव का समाज निर्मित होगा। हिंद स्वराज्य इसकी पहली किताब है। यह संपूर्ण सभ्यता विमर्श की किताब है। उस किताब से हमने पाठ नहीं पढ़ा। उस किताब में गांधी बहुत साफ साफ कहते हैं कि रेलगाड़ी आती है तो महामारी लाती है। हमारा भारतीय समाज रेलगाड़ी के बजाय बैलगाड़ी पर तो चल सकता है, लेकिन महामारी से बचना होगा। क्योंकि 100 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष में आने वाली एक महामारी इस सभ्यता में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को, उसने 70 वर्षों के अनवरत प्रयास से, 2-3 पीढ़ियों के प्रयास से जो कुछ भी अर्जित किया रहता है, उसको एक बीमारी, एक महामारी छीन लेती है।
और फिर वह अकालग्रस्तता की स्थिति में आ जाता है। इसलिए एक संपोष्य विकास की अवधारणा पर पुनर्विचार का समाज बनने वाला है। अब इस समाज को साहित्य क्या दे सकता है? मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा कि हमने 50 वर्षों से क्या किया है, किस प्रकार का साहित्य का संसार बनाया है। अपवादों को छोड़ दें तो हर साहित्यकार किसी न किसी रंग का चश्मा एक लगाता है और उसी से देखने की कोशिश करता है। ये चश्मा यूरोप के किसी कारखाने का चश्मा है। हम 18 करोड़ लोगों की समस्या पर, यूरोप के कारखाने से बची हुई समस्या पर विचार नहीं कर सकते हैं। यह साहित्य को समझना पड़ेगा, क्योंकि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा देने वाले फ्रांस में वास्तव में वो समस्याएं खत्म हो गई हैं क्या? सेकुलरिज्म की अवधारणा और व्यक्ति की गरिमा का नारा देकर के उदित हुआ 225 वर्ष पुराना राष्ट्र क्या वास्तव में उस समस्या से निजात पा गया है क्या? तो उत्तर बड़ा निराशाजनक है। उन्होंने जो समस्या थे उन्हीं से निजात प्राप्त कर ली है। जो बहुसंख्यक थे वो अल्पसंख्यक हो गए। काले लाल लोग यूएसए में अल्पसंख्यक हो गए। 5-7 लाख निग्रो हैं जिन्हें भिखारी और अपराधी कम्युनिटी के रूप में वहां समझा जाता है। उनकी समस्याओं का समाधान ये सभ्यता कर सकी है क्या? तो लिबरलिज्म का यह नारा भारतीय समाज के लिए किस प्रकार से ताकत बन करके उभर सकता है? हम अपनी विद्रूपताओं को, अपनी कमियों को, अपने समाज की समस्याओं को, अपने मूल समस्याओं को जब बाहरी चश्मे से देखते हैं तो एक अलगाव की दृष्टि होती है। इस मूल समस्या का समाधान तो एसिमिलेशन की, सात्मीकरण की दृष्टि से ही संभव है। दुख मुक्त दुनिया तो हो नहीं सकती है। दुनिया में दुख नहीं होगा यह तो संभव ही नहीं। बुद्ध के शब्दों में कहें तो आर्य सत्यों में प्रथम आर्य सत्य तो यही है कि दुख का है। इसको स्वीकार करते हुए दुख की निवृत्ति के रास्ते तलाशते हैं। साहित्य तत्क्षण मनुष्य को दुख के मानसिक बोध से मुक्ति का साधन बन सकता है क्या? और दीर्घकालिक रूप से क्या इस प्रकार के समाज की रचना का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है क्या, जिसमें आज भोगे हुए दुख कल उत्पन्न नहीं होंगे? कोरोना के बाद का समाज कोरोना से उत्पन्न हुए दुख से मुक्ति का समाज कैसे बनेगा? और दुख से मुक्ति का समाज बनाना है तो दुख के कारणों को जानना तो पड़ेगा और ईमानदारी से जानना पड़ेगा, चश्मे उतार करके जानना पड़ेगा। तो कोरोना के बाद का जो साहित्य है वह बाहरी चश्मों से मुक्ति का साहित्य बनेगा क्या? भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की सामाजिक जीवन प्रणाली में
दोषों को दूर करना और उसके जो गुण है उनको विस्तारित करने वाली दृष्टि बनेगी क्या? दुनिया में कोई भी सांस्कृतिक समूह ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बाहर से ले आया जाएगा और ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। सांस्कृतिक समूह और समाज निर्मित नहीं होते हैं, हमेशा सृजित होते हैं, उगते हैं। न तो अनाज कारखानों में बनाया जा सकता है और मनुष्य की जीवन दृष्टि कारखानों में बनाई जा सकती है। जिस प्रकार से मनुष्य के पोषण की प्राथमिक आवश्यकता अनाज उगता है धरती के अंदर से, और उसके लिए कुछ लोगों को निरकांक्ष रूप से लगना पड़ता है। साहित्यकार की भूमिका उस कृषक की हो सकती है क्या, जो निरकांक्ष रूप से तात्कालिक लाभ का विचार किए बिना, तात्कालिकता के स्तर पर, मन के स्तर पर जो निराशा का वातावरण निर्मित हो रहा है, उस निराशा के वातावरण से मुक्त करने वाला साहित्य तो दे ही, दीर्घकालिक रूप से जिस सभ्यता के कारण से, जिस प्रकार की रचनाओं के कारण से यह दृष्टिकोण निर्मित हुआ है, उस पर चर्चा करें। सर 1 मिनट तो विस्तृत करें, मैं खत्म कर रहा हूं बस। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद सर। 5 मिनट जी धन्यवाद। 5 मिनट दे सकते हैं कि नहीं? थोड़ी सी समय की सीमाएं है सर, प्लीज। नहीं, आप मुझे बताइए ना। हाँ जी सर, आप 5 मिनट वही खत्म कर देते हैं, उसमें क्या? हाँ जी जी नहीं सर, जी, 5 हरी मिनट। कथा अनंता। जी जी सर, 5 मिनट में आप प्लीज। हाँ सर, 5 मिनट बोलिए। संपूर्ण रूप से यह समझना पड़ेगा दूसरा विषय क्या है, कि सभी प्रकार का लेखन साहित्य है क्या? सामाजिक विमर्श को लेकर के समाज विज्ञान और साहित्य के बीच का कोई अंतर होगा कि नहीं होगा? हमने समाज विज्ञान के लेखन को अगर साहित्य के रूप में रूपांतरित करने की कोशिश की है, तो सामाजिक संवेदना के आधार पर नहीं होता, वो सामाजिक अनुभव के आधार पर। साहित्य दुनिया में चाहे जितनी परिभाषाएं बना ली जाएं, वास्तव में परिभाषा यह जो संस्कृत की परंपरा में की, उन्होंने दुनिया के वांग्मयों को 3 प्रकार के उपदेशों के रूप में जब विभाजित किया, तो यह विज्ञान की भाषा प्रभुसम्मित उपदेश है। वह वांग्मय जो है वह एकदम निर्देशात्मक होता है। समाज विज्ञान की भाषा अमृत सुहृद सम्मित उपदेश है। हम विमर्श करते हैं, हम विचार करते हैं, युक्ति प्रत्युक्ति करते हैं, और अंत में युक्ति प्रत्युक्ति के आधार पर किसी एक निश्चय पर पहुंचते हैं। यही भाषा साहित्य की भी हो सकती है क्या? तो संपूर्ण वांग्मय राशि को ही साहित्य कहना पड़ेगा फिर। हम मनुष्य की सृजनात्मक गतिविधियों के आधार पर निःसृत हुई, अभिव्यक्त हुई वाक राशि को ही फिर साहित्य क्यों कहेंगे? हम इसे कविता, कहानी और नाटक के रूप में ही क्यों विभाजित करेंगे? तो ये तीसरी स्थिति है, साहित्य कांता सम्मित उपदेश, जिसमें उपदेश तो है लेकिन दुख के अनुभव को भी प्रीतिकर लगे और करुणा को उत्पन्न करे, और उस करुणा के आधार पर अपने परिवेश के प्रति एक संवेदनशील मनुष्य का निर्माण हो सके। इस प्रकार का साहित्य ही वास्तव में सच्चा साहित्य है। साहित्य समाज निर्माण का साधन नहीं हो सकता है, साहित्य हमेशा मनुष्य निर्माण का साधन। साहित्य एक साथ सामूहिक चेतना को परिवर्तित नहीं कर सकता है, साहित्य हमेशा वैयक्तिक चेतना को प्रभावित करता है। साहित्य का सृजन सामूहिक चेतना के आधार पर होता भी नहीं है, वैयक्तिक चेतना के आधार पर होता है।
प्रोफेसर शिवराज सिंह जी ने इस नाते जब वाल्मीकि को सामने रख करके बात कही थी तो साहित्य वहीं से प्रारंभ होता है। अन्यों के दुख को देख करके उपजी हुई करुणा, ये साहित्य की निर्मित करती है। और अन्यों के दुख को देख करके अपने दुख को का अनुभव करके जो क्रोध उत्पन्न होता है वो विप्लव की स्थिति। विप्लव का भी अभिलेख स्मृतियों के और अनुभव के माध्यम से जब अभिव्यक्त होता है साहित्य में, तो उसकी भी स्थिति करुणा उत्पन्न करती है। साहित्य वही है जो संप्लावित करता है, पारावार करता है, समग्रता में परिवर्तित करता है, टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके नहीं करता है, समग्रता में व्यक्ति का विचार और व्यक्ति को बदलने का। आज व्यक्ति की चेतना इस प्रकार से हो गई है कि यंत्रों से बाहर वह सोच नहीं पाता है। जब यंत्रों से बाहर नहीं सोच पाता है तो ऐन्द्रिकता से बाहर नहीं सोच पाता है। जब ऐन्द्रिकता से बाहर नहीं सोच पा रहा है तो अपने सुख, अपनी ताकत, अपने सम्मान से बाहर नहीं सोच पा रहा है। इसलिए बुद्ध का रास्ता, वाल्मीकि का रास्ता, पंत जिसको साहित्य के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, वियोगी होगा पहला कभी आस उपजा होगा गान, इस प्रकार से वीरक जो करुण भाव को उत्पन्न करने वाला है। और करुणा निष्क्रियता नहीं है, करुणा संपूर्ण सक्रियता है। जब करुणा होती है तो दुख को दूर करने के लिए वास्तव में प्रवृत्ति बनती है। जो भी दुखी हैं उनको, उनके दुखों को दूर करने के लिए करुणा संबलित, संवेदना युक्त शब्द राशि का सृजन, ये अचानक आई हुई विपदा निश्चित रूप से देने वाली है। इसलिए साहित्य का और समाज का एक सकारात्मक, ये संकट तो है, ये कठिन दिन है मानवता के लिए, मनुष्य जाति, लेकिन इसके बाद भी मनुष्य जाति इस पीड़ा के अनुभव से, इस दुख के अनुभव से जिस प्रकार के करुण दृष्टि का निर्माण करेगी, उसमें पहली जिम्मेदारी साहित्य सृजन में लगे हुए साहित्य धर्मी लोगों की है, सचेत लोगों की है कि इस प्रकार का करुणा का साहित्य, इस प्रकार से करुणा संबलित साहित्य और करुणा संबलित ऐसा साहित्य जो संवेदना का निर्माण कर सके और पर दुख कातरता का निर्माण कर सके, हम बना पाएंगे। हम बनाते हैं तो एक समता और ममता से युक्त बनेगा। केवल समता से मानव समाज नहीं बनता है, उसे ममता की भी जरूरत पड़ती है। और ये समता और ममता से युक्त समाज, समाज विज्ञानों के सिद्धांत पर नहीं बन सकता है। यह जो कांता सम्मित उपदेश की प्रविधि है, जिसमें संवेदना उपजती है, जिसमें ममता उपजती है, जिसमें सात्मीकरण होता है, जिसमें एम्पैथी उत्पन्न होती है, समानुभूति उत्पन्न होती है, और यह केवल और केवल साहित्य के द्वारा हो सकती है। इसलिए नए समाज की निर्मिति में, नए सभ्यता की मैं साहित्य की अनंत संभावनाओं को देख रहा हूं और साहित्य के दिशा और बोध के परिवर्तन के विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। सबको नमस्ते।